11 में आप देख रहे हैं कि 3 आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले हमने लास्ट में जाना है, तो लास्ट से हम पहले सेकंड में आ जाएंगे, यानी कि ये जो बीच में आपको लाइन जैसी दिख रही है, तो यहाँ आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमने फिर वही हमने दर्पण लगाना है। दर्पण लगाया तो सेम यही 2 चित्र जो है ये बीच वाले बॉक्स में बन जाएंगे। इसको खोलेंगे तो ये जो है चित्र इस बॉक्स में बन जाएंगे यहाँ पर। फिर आपने यहाँ आगे, फिर आपने यहाँ दर्पण लगा देना है। इस स्टेज पे आप आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको 4 चित्र बन रहे हैं, यानी कि जो 2 मैंने बनाए हैं और जो 2 जो है पहले से बने थे। फिर यहाँ पर दर्पण लगा है, तो इन जो है 4 चित्रों का इमेज जो है सेम इसी में तरह से इस टाइप से जो है 4 चित्रों की इमेज बन जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले में हमारे पास 8 जो है पतंग जैसे नहीं है, दूसरे वाले में है लेकिन वो वर्ग है। तो पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और तीसरे में दिख रहे हैं, तो तीसरा सही जवाब है। और दूसरी चीज एक आपने ये भी ध्यान करना है, जब आप जो है यहाँ कट मार रहे हैं तो बिल्कुल लाइन को टच कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप। और जब इसका इमेज बनेगा तो बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि ये चीज भी आप देख रहे हैं कि तीसरे वाले में सब जुड़े, यानी ये 4 आपके जुड़ गए तो अगले वाले इन चारों का प्रतिबिंब सेम बनेगा। तो ये चीज भी आपने जो है ध्यान करनी है। वहां ऐसा आता है कभी कोई प्रश्न सेम ही आएगा लेकिन जुड़े हुए नहीं आएंगे, यहाँ तो सब जुड़े हैं, लेकिन जो आप 4 वाला देख रहे हैं ऐसा आ सकता है। यहाँ पर सबको 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इस टाइप से थोड़ा दूर दूर आ सकता है। तो आपने इस चीज को भी ध्यान देना है कि कट आउट जो है कैसे कैसे हमारे आ रहा है। तो छोटी छोटी गलतियां भी आपको जो है वहां 1 या सवा नंबर आपका नुकसान करा सकते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 में हम पहले लास्ट स्टेप में आएंगे। तो लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि एक उसने कट लगाया है। अब कट लगाया है तो हमने यहां से हमारे पेपर मुड़ा है, लास्ट स्टेप में यहां से पेपर मुड़ा है, तो यहीं पर हमने जो है एक अपना जो है दर्पण लगा देना है इस टाइप से। अब ये वाला चित्र है तो इसका प्रतिबिंब जो है, अब इधर को पेपर खुला है यानी कि इधर को खुलेगा, तो जो है इस टाइप से हमारा एक इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब फिर यहाँ आ गए हम, यानी कि 2 जो है इस टाइप से हमारे चित्र बन गए हैं। और ये जो है अब इस स्टेप पर आएंगे हम, तो यहाँ भी हम ऊपर को खुलेगा पेपर, नीचे को एरो है तो ऊपर को खोलेंगे, तो यहाँ भी हम दर्पण लगा देंगे। तो यहाँ भी हमारा इनका सेम वे में जो है इस टाइप से जो है चित्र बनेगा। तो 4 कोने जो है अगल बगल में। तो हम पहले में फिर हम उत्तर ऑप्शन में आएंगे अपने, 4 जो मेरे पास ऑप्शन है, तो पहले में आता है तो वर्ग बना है, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरे में आते हैं और तीसरे दोनों जो है कट आउट जैसे, यानी कि जैसी कोन जैसी बनी है, इन पे नोक जैसी, चोंच कह सकते हैं हम। अब आप देख रहे हैं जो आपका कट लगा है, जो ये चोंच बनी है तिरछी बनी है, यानी यहाँ भी 4 चोंचे हैं और यहाँ भी है, ये तो है नहीं ऐसा हमारा कट आउट। तो आपने देखना है कि तिरछी चोंच किस में है, तो आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले में तिरछी दिख रही है, तो दूसरा जवाब हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 13 में आएंगे, और 13 का ऑप्शन जो आपको इधर दिखेगा, तो हम पहले लास्ट स्टेप में आएंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर बनाने का प्रयास करता हूं। ये चीज हमारा फाइनल स्टेप तीसरा, और उसके बाद से उसने तीसरे पे कट लगा दिया। अब ये जो है यहाँ इसको ऊपर को खोलेंगे, तो यहाँ जो है दर्पण लगाया हमने, तो ये जो है जो आधा ऐसा बना है चोंच कह सकते हैं, तो ये जो है ऊपर को बन जाएगी। अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई, ये वाली चीज आ गई। अब हम इस पर आ जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे इस लाइन पर दर्पण लगाएंगे तो ये वाली चीज पूरी आ जाएगी, और ये वाला जो वर्ग इस साइड का है, ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा। जो फाइनल चित्र जो हमारा बनेगा, यानी कि ये वाली लाइन है, तो यहाँ भी इसका जो है इस टाइप से कट हो गया। फिर इधर को खोला बाएं हाथ की तरफ, तो दोनों चीजें से ऐसे इस टाइप से एक वर्ग, यानी कि ऊपर भी एक जो लाइन पर वर्ग जैसा, और यहाँ जो है नीचे की साइड 2 वर्ग जैसे कहाँ दिख रहे,
तो फिर हम आ जाएंगे अपने फाइनल चित्र में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस टाइप से है नहीं हमारा, दूसरे देख रहे हैं यहाँ भी क्रॉस हो रहा है। अब हम आए तीसरे और चौथे में। अब तीसरे और चौथे में आप देख रहे हैं तो हमारा जो लास्ट कट आउट था इस टाइप से था। अब जब ये खुलेगा इस चम्मच का पूरा चम्मच जैसा बन जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वाला चित्र पूरा हो रहा है और 2 वर्ग यहाँ दिख रहे हैं। तो आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 बात नहीं करेंगे, प्रश्न है इस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। और प्रश्न नंबर 15 पर आएंगे। तो प्रश्न नंबर 15 में फाइनल स्टेप में गए तो यहाँ से नीचे को मुड़ा तो यहाँ हमने दर्पण लगाया और ये ऊपर को हो जाएगा और ये 0 जैसे यहाँ। अब हमारी जो है यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया। अब ये यहाँ हो गया तो इसको भी खोला हमने, यहाँ दर्पण लगाया तो 4 0, यानी कि ये जो बाईं तरफ हमारी 2 0 हैं तो इनका जो है 4 0 जो है हमारी कहाँ बनी। तो आप देख रहे हैं कि एक तो बन रहे हमारे 4 0 पहले वाले में और एक बन रहे हमारे चौथे। अब यहां से हमने फिर अपने जो है फाइनल कट आउट पे देख रहे हैं कि कट कहाँ लगा है। अब देखो यहाँ ऊपर और नीचे दिख रहा है आपको, और आपने जो फाइनल चित्र में दे रहे तो ये बाएं साइड जैसी, यानी कि जो हमारा 1/4 बचा है, जो हमारे ये सर्किल का ये वाला चौथाई बचा है तो इसका जो है ऐसे 0 है, यानी कि 1/4 के बीच में है। तो इसका ये हो गया। फिर ये पूरा सर्किल बना जो है चारों बीच 4 भाग है ये हमारे सर्किल के। इन चारों में जो है 0 आपको पहले में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लाइन में है, तो लाइन में हमारा कट नहीं है, ये 0 नहीं बनाया है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और बचा हमारे पास चौथा ऑप्शन। तो चौथा जवाब सही हो जाएगा। अब छाता मान लेते हैं, छाते का जो डंडा होता है नीचे को, तो वो जो है लेफ्ट हैंड की तरफ है घुमा। अब जब 4 में देख रहे 4 भी जो है सेम हो जा रहा है। इस चीज को आपने जो है गौर नहीं किया, आपने खाली बिंदियां गौर करी कि ये जो है इस साइड को है तो इस साइड को हो जाएंगी, तो इसलिए मैं आपका जवाब जो है गलत हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं आप जो है लेफ्ट हैंड की तरफ चौंच हुई है, छाता का जो है नीचे का डंडा घुमा तो राइट हैंड की साइड हो जाएगा, यानी कि तीसरे की तरफ आप देखेंगे तो आपको जो है ये ऑप्शन सही हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको धैर्य रखना, ठीक है। एक बच्चा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ झुका, तो ये जो है लेफ्ट हैंड से यानी राइट हैंड की तरफ झुक जाएगा। तो आपको फिर ऐसा सीधा नहीं जाना है, चारों ऑप्शन देखने हैं। देखो एक ये है आपके पास, एक ये है, इन 2 चित्रों को आपको डिसाइड करना है क्योंकि 2 तो ये अलग हो गए हैं, 4 में से 2 तो आपको एकदम एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके बाहर हो जाएंगे। अब इन दोनों में आपने दिमाग लगाना। अब देखना है कि आपने देखना है कि बाएं तरफ से दाएं तरफ घुमा है, दाएं से बाएं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ झुकी है हमारा ये फूल, तो ये जो है राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ झुक जाएगा। तो सही जवाब है और जो है हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये राइट हैंड की तरफ हो जाएगा। अब किसमें है, देखो पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरे और तीसरे में है, चौथे में जो है। अब आपने देखना 2 उसमें काली काली बिंदियां लगी हैं। अब बिंदियां जो लगी हैं यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारे इस जिसमें हम झंडा लटकाते हैं, लकड़ी मान लें हम इसको, तो इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 काली बिंदी, अब ये राइट हैंड साइड में चली जाएंगी, यानी कि ये इधर को ट्रांसफर हो जाएंगी। अब यहाँ देख रहे हैं दूसरे में तो ये तो भैया जो हमारा झंडा है उसी के साइड जा रहे, तो ये मेरा होगा नहीं जवाब। अब आप तीसरे ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारी लाइन जो है ये हम लकड़ी जिसको कह रहे हैं जिसमें झंडा हमने लटका रखा है, यहाँ जो है ये 2 काली बिंदियां राइट हैंड में चलेगी, तो ये जवाब मेरा सही है। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चक्को 24। तो ये आपके पास में 6 के पहले 4 मल्टीपल हो गए, इनका आपने योग निकालना है। तो 8 और 4 12 है, 12 और 2 14 है, 14 और 6 20 की शून्य से रहा 2, 2 2 4 5 6। तो उसने कहा है कि 6 के
पहले 4 मल्टीपल्स का योग क्या होगा? तो जो भी मल्टीपल्स आ रहे हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, तो उनको आपने ऐड कर देना है। ओके, तो अगर ये समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन फिर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? 6 के प्रथम 5 गुणज कहा है, तो 6 गुणा 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक्कू 24 और 6 पंजे 30, यानी कि प्रथम 5 कहा है, तो 6 को 1 2 3 4 5 से गुणा कर देना है, तो वो आपके मल्टीपल्स निकल गए। और जब ऐड करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि 8 और 4 12 है, 12 2 14 और 6 20 की शून्य, 2 3 2 5 2 7 8 और 1 9, तो 90 इसका आंसर है। तो गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई व इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर क्या होगा? सर 9। सर 9। देखो, अभी आपने निकाल रखे हैं 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग आपने निकाला है, वो आपके पास में 90 आया हुआ है। अब उसका प्रश्न आपसे यह है कि जो संख्या आपके योग आपको मिलता है, तो उसमें दहाई का अंक आपके पास में क्या है? 9, और इकाई का अंक आपके पास में है 0। आए अंकों का अंतर निकालना है, तो अंतर मतलब डिफरेंस, तो 9 माइनस 0 आपके पास में 9 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बारह, 12 व 15 के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोला जाता है कॉमन, और एक वर्ड इसके लिए और यूज किया जाता है, सार्वनिष्ठ। उभयनिष्ठ या सार्वनिष्ठ, और इंग्लिश में इसके लिए होता है कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? सर 3। सर 3। 12 व 15 कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? सर 3। सर 3। 3 कौन कौन से? सर 3 होगा। ओके, तो थोड़ा देखिएगा इसको, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो 12 का जो फैक्टर हमने निकाला, 12 के जो गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, तो 1 गुणा 12, फिर 2 गुणा 6, यानी 1 और 12 को गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, 2 और 6 को गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, 3 गुणा 4, 3 चक्कू 12, और जब हम 4 करते हैं तो 4 गुणा 3 तो 12 होता है, 3 और 4 और 4 और 3 रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन, इसको जो हम फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रोसेस को हम बंद कर देंगे। तो 12 के जो फैक्टर आपके पास में आएंगे 1 2 3 4 6 और 12, ये आपके पास में आ गए।
इसी तरीके से आपने 15 के फैक्टर निकालने हैं, तो 15 के लिए 1 इंटू 15, 2 का भाग 15 में नहीं जाता है तो 2 छोड़ देंगे भाई, 2 के पहाड़े में, 2 की टेबल में जो है 15 नहीं आता है। 3 को लेंगे तो 3 5 जा 15, 4 को लेते हैं तो 4 की टेबल में 15 नहीं आता। उसके बाद 5 में आए तो 5 3 जा 15। तो आप देख रहे हैं 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 दोनों एक ही चीज है, तो रिपीट हो रहे हैं यहां से, तो इसको छोड़ देंगे। तो 15 के जो फैक्टर आपके पास में आए 1 3 5 एंड 15। अब उसने कहा है कि 12 और 15 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। उसने एचसीएफ या एलसीएम नहीं पूछा है, उसने पूछा है कॉमन फैक्टर। तो आपने 12 के जो फैक्टर निकाले 1 2 3 4 6 12, और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वो संख्या स्वयं होती है, और सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 1 है। तो देख रहे हैं कि 12 का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 12 है, और 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 है। तो अब देखिए कि कॉमन क्या क्या है 12 और 12 में। तो यहां देख पा रहे हैं हम 1, नीचे भी 1 है 15 के साथ में, 2 12 के साथ है, 3 के साथ में नहीं है, 15 के साथ में नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास में 3 है, तो 3 15 के साथ भी दिख रहा है। फिर उसके बाद 4, तो 4 आपके पास 15 में नहीं है, 6 15 में नहीं है, 12 15 में नहीं है। तो इसके दो जो कॉमन फैक्टर आपके पास में आ रहे हैं 12 व 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वनिष्ठ गुणनखंड, तो वो हमारे पास में क्या है 1, 3। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा किस तरीके से निकालना है। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, 37800। और पांडे जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि किसी भी एक बच्चे से पूछ लीजिएगा कि ये संख्या मैंने क्या लिखी हुई है। सर आयुष 37,800। गुड, 37,800। ये संख्या हमें दी हुई है कि अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। What are the prime factors of 37,800? जवाहर नवोदय विद्यालय में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जिस किसी के आ गए हैं आंसर तो मुझे बताइए। 800 आपके पास में है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। हर्षित, यही रिजल्ट आ रहा था जो स्क्रीन पे था? नो सर। ओके, तो चेक करिएगा फिर। सबसे पहले 2 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 0 0 0।
फिर 2 से भाग दिया, 2 नंबर 18 है, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, 2 शून्यम शून्य। हर एक स्टेप को देखते रहिएगा। पहले स्टेप में आपके पास में 18,900, दूसरे वाले में 9450, 9450। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14 है, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 2 से अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। तो 3 से देखते हैं, तो 5 2 7, 7 14 और 4 18 है, तो 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 के साथ 7 आएगा तो 17 है। तो 3 पंजे 15 है, 2 बचा, 2 के साथ 2 आया तो 22, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा, और 7 में आया 5 तो 15 हो गया, 3 पंजे 15 है। फिर देखते हैं 3 से भाग जा रहा है या नहीं। 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 1 18 है। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15 है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 है। तो फिर चेक करते हैं कि 3 का भाग इसमें जा रहा है नहीं। तो 5 और 5 10 2 12 है, तो 3 का फिर भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 एकम 3, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाता है जो कि 5 से ज्यादा है। तो जब घटाएंगे जो शेष आएगा, तो 5 में से 3 घटा के आपके पास में 2 आया, 2 के साथ 2 आ गया तो 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा और 3 पंजे 15 है। ओके, अब फिर देखते हैं 3 का भाग जा रहा है या नहीं। भाग तब तक देते रहेंगे जब तक उस संख्या से भाग जा रहा है। तो 5 7 5 12 और 1 13 है, तो यानी कि भाई 3 का भाग नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट जो अगली अभाज्य संख्या हमारे पास में 5 है, तो 5 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि भाई इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 है तो 5 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। तो 5 का भाग 17 में दिया, तो 5 दिया 15 है, 2 बच गया, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग दिया, तो 5 सत्ते 35, और फिर 7 का भाग दिया, क्योंकि 7 अपने आप में स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। तो 37,800 के जो प्राइम फैक्टर्स आए, अभाज्य गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 3 बार 2, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 बार 3, गुणा 5 गुणा 5, 2 बार 5, और गुणा 7। तो ये आपके पास में 37,800 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। रेस टू द पावर 11, 4 की घात 11 है, गुणा 7 रेस टू द पावर 5, 7 की घात 5, इंटू 11 रेस टू द पावर 3, 11 की घात 3, के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? यानी कि 4 की घात 11 है, गुणा 7 की घात 5, गुणा 11 की घात 3 के अभाज्य कितने हैं? कितने गुणन? क्या आधार अभाज्य संख्या है? तो जो आधार आपके पास में है, केवल 7 और 11 जो है आपके पास में अभाज्य संख्याएं हैं, 4 आपके पास में भाज्य संख्या है। तो इसको भी आपने तोड़ना है। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2, तो पूरे की घात आपके पास में 11 हो गया, गुणा 7 की घात 5, गुणा 11 की घात 3। अब इसमें ये समझ में आता है कि इस 2 की घात 11 ये है, गुणा 2 की घात 11 ये है, यानी कि 2 11 बार है, और 2 यहां फिर 11 बार है, गुणा 7 की घात 5, यानी कि 7 आपके पास में 5 बार है, गुणा 11 की घात 3, 11 आपके पास में 3 बार है। तो ये सब आपके पास में अभाज्य संख्याएं आ गई जो बेस में है, जो आधार में है। तो इनके कुल कितने गुणनखंड हैं काउंट करने हैं कि कितने गुणनखंड होंगे। तो मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल आपको दे दूं। जो अभी आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड निकाले थे 37,800 के, तो यहां पे जो आपके पास में अभाज्य गुणनखंड आए हैं
वो कितने आपके पास में आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपके पास में यह अभाज्य गुणनखंड आए। और अगर मैं इसको पावर के रूप में लिखूं तो 2 कितनी बार है मेरे पास में? 2 3 बार है, गुणा 3 कितनी बार है? 3 3 बार है, और 5 कितनी बार है? गुणा 5 हमारे पास में 2 बार है, और 7 हमारे पास में कितनी बार है? 1 बार है। तो देख रहे हैं आप, बेस यानी कि जो आधार है 2 3 5 7, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये कितनी बार हैं ये देखने के लिए इनकी पावर्स को आपने ऐड कर देना है। तो 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। तो कुल कितने कितने गुणनखंड हैं? कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है? तो वो 9 है। तो 9 जैसे कि आपने देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी को अब आपको पावर के रूप में दे दिया है। तो यहां पे पावर्स निकालनी है आपने। तो बेस आपने देखिए कि यहां पे आपने प्राइम नंबर्स बना दिए हैं 2 2 7 11। तो अब इनकी पावर्स को आपने ऐड करना है। तो पावर्स आपके पास में क्या है? 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3। तो 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो कुल संख्या होगी वो यहां पे 30 होगी।